नमस्कार दोस्तों, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल से एक परिपत्र चारों ओर घूम रहा है और वह परिपत्र गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल के द्वारा जो भी आगामी परीक्षाएं ली जाएंगी उसके बारे में घूम रहा है। सभी लोग अपने अपने तरफ से व्याख्या कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस पर मैं भी अपनी बात रखूं। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मेरा 23 साल का अनुभव इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में है, इसलिए मैंने पहले सबको ऑब्जर्व किया और मुझे ऐसा लगा, ये आलोचना नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगा कि परीक्षा जरूर सब्जेक्टिव हो गया। जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा उसमें मुख्य परीक्षा होगा, विवरणात्मक आंसर होगा, लेकिन एक भी बताने वाले लोग विवरणात्मक चीज़ नहीं बता पाए, वही ऑब्जेक्टिव तरीके से बताते रह गए। इसलिए आज सीधू यानी सट बात मैं आपके सामने करने आया हूं कि ये जो बदलाव हुआ, ये जो अब तक क्लास 3 की तैयारी कर रहे थे लड़के, उनके लिए आपत्ति है या अवसर है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चैनल के द्वारा, मैं खुलकर बता रहा हूं, इस बात की चर्चा नहीं की गई कि मेंस में यानी ग्रुप में जो सेकंड स्टेज का जो एग्ज़ाम आएगा उसमें विवरणात्मक कर देने से गुजरात के कॉम्पिटिटिव माहौल में क्या चेंज आएगा। आज मैं आपको वही बताऊंगा कि क्लास 3 की तैयारी करने वाले लड़के को किसके साथ कंपटीशन फेस करना होगा, कितना मेरिट जाएगा, पेपर 1 में किस तरह से तैयारी करनी है, इन सबों के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज दोस्तों, गुजरात पसंदगी गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा जो भी अब आगे एग्ज़ाम होगा उसका संपूर्ण एनालिसिस आपके सामने मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि अब क्लास 3 के एग्ज़ाम को, वर्ग 3 के एग्ज़ाम को ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भागों में बांटा गया है और ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए एक संयुक्त स्पर्धात्मक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब इसमें कितने चरण हैं, एग्जाम के स्टेजेस कितने हैं? तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए एक ही एग्जाम होगा प्रथम चरण में, जिसको कि हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहेंगे दोस्तों, और द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा जिसको कहा जा रहा है, जिसके आधार पर मेरिट तय होगा, वो ग्रुप ए के लिए विवरणात्मक होगा और ग्रुप बी के लिए हेतुलक्षी होगा, यानी 2 अलग अलग एग्जाम होंगे। दोस्तों, आज मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रहा है कि जिस वक्त पेपर फूटने का कांड वगैरह गुजरात में चल रहा था, मैं यहाँ कोई राजनीतिक गप आपके साथ नहीं करूँगा और ना ही मैं कभी इस चैनल पे किया हूँ, तो मैं जिस राजनीतिक चैनल पे बात कर रहा था या मैं करता था या करता हूँ, वहाँ पर मैंने एक बार बताया था कि ये जो पेपर फोड़ने वाला गिरोह है, मैं आज भी यही कहूँगा, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। ये गिरोह है जो देखिए कि धीरे धीरे सामने आ रहा है। यहाँ जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, समाज, उनको इसलिए ये नया लग रहा है कि ये गुजरात में पहली बार हो रहा है। हम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं। ये डमी कांड 1990 में हमारे यहाँ होता था। लोग
जो नीट की एग्ज़ाम होती थी वनडे, उस समय उसमें लड़का जो पास कर जाता था, जिसका रैंक आगे होता था, कई सारे लड़के पकड़ाए भी थे, वो दूसरे विद्यार्थी के बदले में बैठकर पेपर दे देते थे। तो पर्सनली मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाता तो मैं बताता कि उस डमी कांड को रोकने के क्या उपाय हैं। क्योंकि यूपी बिहार में खास करके जो है वो जहाँ भी वनडे एग्ज़ाम था, रेलवे भर्ती बोर्ड, एसएससी, उसमें सरकार का कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ, नरसिम्हा राव के सरकार के समय भी पेपर फूटता था, लेकिन वो वनडे एग्ज़ाम ही फूटता था, कभी यूपीएससी नहीं फूटा है। तो मुझसे जब पूछा गया दोस्तों, तो मैंने यही कहा था कि पेपर फूटने की घटना को ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आप एक ही चरण में एग्ज़ाम रखना चाहते हो तो आप यहाँ नंबर ऑफ पेपर बढ़ा दो, 4 पेपर का एग्ज़ाम ले लो, 2 पेपर का एग्ज़ाम ले लो, 3 पेपर का एग्ज़ाम ले लो। कभी भी इतनी बार जो है सेंटर को सेट करना इन गिरोह और माफिया के बस की बात नहीं होगी। और या नहीं तो इस एग्ज़ाम के चरण को आप बढ़ा दो। एक स्टेज प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा स्टेज मुख्य परीक्षा, जिसका मैं उदाहरण दिया था कि जीपीएससी में क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 चरण में एग्ज़ाम है, बल्कि तीसरा भी है इंटरव्यू। तो क्लास 3 में ये नहीं ज़रूरत है। तो आज मैं हाथ जोड़ करके गुजरात सरकार से एक नागरिक की तरफ विनती कर रहा हूँ कि उन्होंने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा सलाह मान लिए, मेरे विनती को स्वीकार कर लिए। हम नागरिक हैं, सरकार से विनती ही कर सकते हैं। और आज हूबहू इसी पैटर्न को यहाँ पे लाया गया है। इसलिए दोस्तों मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आगे जो मैं आपको बताऊँगा, इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ेगा, ये अभी तक किसी भी चैनल में नहीं बताया गया है। और यही हसमुख पटेल साहब आईपीएस जो हैं और पंचायत पसंदगी मंडल आईपीएस थे और पंचायत पसंदगी मंडल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा कि गुजरात की जो शिक्षण पद्धति है उसमें इमेजिनेशन नहीं है। ये उन्होंने कहा, केवल गोखो रटो, और इसके लिए बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और मैं ये बात यही कहता हूँ, मैक्सिमम नहीं 99% कोचिंग क्लास गोखने के ऊपर ध्यान अब तक दे रहा था। तो आज मैं इस बात को लेकर के भारत एकेडमी के डायरेक्टर हमीर राठौर, जो कि मेरा विद्यार्थी है, उसको ज़रूर मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आज वो लाइव में मेरा नाम लिया और वो इस बात को स्वीकार किया, क्योंकि वो मेरा विद्यार्थी रहा है। वो जानता है कि गोखन पट्टी नहीं करना चाहिए। तो हमीर ने आज स्वीकार किया कि तोमर सर जो विवरणात्मक चीज़ एनालिटिकल बताते थे उस ओर लोगों को जाना चाहिए। आज भी मैं गुजरात के स्टूडेंट से यही कहूँगा कि ये सुनहरा मौका है, आप विश्वास एजुकेशन में आइए और तोमर सर आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। और बाकी एनालिसिस तो कोई अभी तक सिलेबस भी नहीं मालूम है किसी को, हवा में फायरिंग कर रहा है। तो आइए अब आगे देखें हम लोग जरा। अब ग्रुप ए के अंदर किन किन पदों को रखा गया है। तो जिला कलेक्टर के अंतर्गत जितने भी जूनियर क्लर्क होंगे, ऑफिस असिस्टेंट जो सचिवालय में होंगे, सीनियर क्लर्क और हेड क्लर्क, ये है ग्रुप ए। यानी इनके प्रारंभिक परीक्षा में तो दोनों एक ही है, लेकिन इनको एक सेकंड स्टेज का एग्जाम देना पड़ेगा और वो होगा विवरणात्मक। और ग्रुप बी में जिला कलेक्टर को छोड़कर जो जूनियर क्लर्क है उसको रखा गया है। दोस्तों मैं इसके पहले भी बहुत दिन से मैं भी ये मांग कर रहा था, जो ये पूरा हुआ, कि जिस प्रकार से क्लास 1-2 के परीक्षा में एक ही एग्जाम है, मेरिट के आधार पर जो है लड़का मामलतदार और टीडीओ बनता है, यहाँ भी वही किया जा सकता है। उसके लिए इतना तामझाम करने का ज़रूरत नहीं है और धीरे धीरे ये व्यवस्थित हो गया। दोस्तों
अब मैं कुछ आपको सामान्य सूचना देना चाहूँगा। वर्ग 3 ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब कि वर्ग 3 में ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए एक ही परीक्षा होगी, जिसको कि प्रारंभिक परीक्षा कहा जाएगा। लेकिन आपको जब मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए मेरिट सेपरेट होगा। यानी जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उसी वक्त आपको बताना होगा कि मैं केवल ग्रुप ए के लिए जाना चाहता हूं, या मैं केवल ग्रुप बी के लिए जाना चाहता हूं, या मैं ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए जाना चाहता हूं। सेम दोस्तों, जब आप यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा में फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शन यही आता है कि क्या आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देंगे, या आप प्रीलिम्स का एक ही एग्जाम होता है, लेकिन क्या आप सिविल सर्विसेज मेंस देंगे, या आप आईएफएस का एग्जाम देंगे, या दोनों देंगे। यहां भी वही होगा। लेकिन मेरिट जैसे आईएफएस के लिए परीक्षा एक ही होता है, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस वाले का मेरिट अलग बनता है, और बाकी जो आईएएस कलेक्टर से लेकर के बाकी 22 पोस्ट वाला जो एग्जाम है उसका मेरिट अलग बनता है। यहाँ भी वही होगा। ग्रुप ए का मेरिट अलग होगा, ग्रुप बी का मेरिट अलग होगा। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको दोनों का मेंस देने मिलेगा। कोई लड़का अगर एक में क्वालिफाई किया तो उसको केवल उसी का मेंस देने को मिलेगा। आज ही मैं बता देता हूं दोस्तों, देखिएगा कई बार ऐसा होगा कि ग्रुप बी वाला क्वालिफाई हो गया, ए वाला नहीं हुआ। किसी साल किसी का ए निकला, बी नहीं निकला, कहेगा बताओ ए निकाल लिए बी। ये नंबर ऑफ सीट पे निर्भर करता है। अब आइए, ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए अलग अलग मेरिट जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए बनेगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने जितनों को सुना उसमें सबसे क्लियर अभी तक भारत एकेडमी के हमीर नहीं बताया है, बाकी कोई नहीं बता पाया। सबसे पहले जो है देखिए, वो मैं हमीर के बात को और क्लियर कर देता हूं कि यहां पर दो बात लिखा गया है। एक लिखा गया है कि मिनिमम मेरिट जो है वो 40% रहेगा, और दूसरा कहा गया है कि जितना सीट निकलेगा उसका 7 गुना हम लेंगे। ये दोनों बात को समझना है। जरा मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। 100 मार्क का एग्जाम है, मान लीजिए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 100 मार्क का एग्जाम है, सीट मान लीजिए 2000 है ग्रुप ए में। एक किसी को लेते हैं, दूसरा समझ में आ जाएगा। इस 2000 सीट का तय किया गया कि 7 गुना रिजल्ट दिया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, यानी कि 14000। अब यदि ये 14000 रिजल्ट 50 पर जाकर के रुक गया, क्योंकि इस 14000 में 7000 जनरल कैटेगरी के लड़के होंगे, 7000 में जो है रिजर्व कैटेगरी के लड़के होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी सब। इस 7000 के जनरल कैटेगरी में 2200 समथिंग गर्ल्स होगी, 6800 के 5800 के आसपास बॉयज होगा, और इस 5800 में लगभग 600 10% ईडब्ल्यूएस होगा और बाकी जनरल होगा। हालांकि इससे ईडब्ल्यूएस का मेरिट बहुत ऊपर चला जाएगा, देखिएगा उसको एडजस्ट करने के लिए ईडब्ल्यूएस का रिजल्ट ज़्यादा देगा सरकार। तो ये जो है ये लगभग 600 7000 में, अच्छा ये जो है ये हो गया आपका 4800। अभी तो एक गिनती बता रहे हैं 48, तो यहाँ पे मान लीजिए 480 यानी 500 ईडब्ल्यूएस। तो अब अगर 4200 जनरल कैटेगरी के लड़कों का
लास्ट मेरिट आकर के 50 नंबर पे रुक जाता है, तो आपको अगर 40% आया हुआ है 42 नंबर, तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि सरकार ने कहा था कि मिनिमम। वो मिनिमम है, वो क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी साल 4000 वैकेंसी आ जाए, तो 7 गुना मतलब 28,000 रिजल्ट आएगा। 14,000 इसमें से मान लीजिए जनरल कैटेगरी के लड़के हैं, और इसमें से 10% 1400 पहले ही हटा दीजिए, हम कह रहे हैं एडजस्ट करते कराते 2000, तो यहाँ पर मान लीजिए 12,000 लड़के हैं। 4,000 गर्ल्स इसमें से माइनस हो जाए, तो अगर ये 8,000 लड़के जनरल कैटेगरी के मान लीजिए सरकार को लेना है 7 गुना, लेकिन अगर इसमें 8,000 लड़के को 35 नंबर आ गया, 40 नंबर 6,000 लड़के तक आते आते रुक गया, तो ये 8,000 रिजल्ट नहीं आएगा। तब 6,000 ही रिजल्ट आएगा। इन 2,000 को 40% से कम नंबर आया, इसलिए इनको नहीं लिया जाएगा। तो अब इसको सरल भाषा में समझिएगा कि 7 गुना या 40% में जो ज़्यादा होगा, अगर 7 गुना का मेरिट ज़्यादा हो गया तो 40% वाले का नहीं होगा। अगर 7 गुना में से 6 गुना लड़के को ही 40% आया, तो बाकी जो है 1 गुना लड़का जो अगला है उसको नहीं लिया जाएगा, अगर वो 40% से नीचे है। इस पेंच को समझना है दोस्तों। इसीलिए 40% नहीं लाना है, लाना तो आपको आगे है, मिनिमम उससे नीचे नहीं गिरना है। अब आइए हम लोग आगे देखें। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, एनालिसिस होना चाहिए। इस झूठे उस बात को काट के पीपीटी बढ़िया बना के गपबाजी किए जा रहे हैं, तभी ना लड़के का कैरियर बर्बाद हो रहा है गुजरात में। आज हम लोग आईएएस का रिजल्ट देखते हैं तो आंसू आ जाता है देख करके आंख में कि मात्र 110 लड़के पिछली बार का प्रीलिम्स निकाले थे। इन्हीं लोगों के चक्कर में इफिशियंसी के नाम पे 0 है, खाली बस कोचिंग में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और दिखाया जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अरे गुणवत्ता देना सीखो, खुद एनालाइज करना सीखो ना। अब आइए दोस्तों, उम्र जैसे ही कहा ओछा माँ ओछी 20 साल, और लिख दिया है बधू माँ बधू फॉर्म माँ आपेली माहिती हसे। एकदम समझ लेना है कि इस परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन आने जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, यही सब एनालिसिस नहीं किया है। जैसे ही 20 साल रखा, आप जरा सोचिए 12वां धोरण का कौन बच्चा है जो 20 साल में 12वां धोरण पास करता है। 12 क्लास 5 साल में पढ़ना शुरू करेगा, 17 या 18 साल में वो लड़का जो है वो 12वां पास कर जाएगा। और 17-3-30 ग्रेजुएशन होता है। जीपीएससी में भी पहले से देख लीजिए दिया हुआ है, एक पोस्ट के लिए 20 है, बाकी के लिए 21 है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं ग्रेजुएशन अपीयरिंग ना आ जाए। ये 20 साल ये बता रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ, और मुझे बार बार, मैं जो एकला चलो की नीति पे चलता हूँ गुजरात में, वो इसलिए कि यहाँ के कोचिंग क्लास चलाने वाले, ठीक है आप लड़कों को बेवकूफ़ बना लीजिए, लेकिन हकीकत यही है कि उनके पास एनालिसिस नहीं है। वो बस ये लिखे हुए चीज़ों को बोलना जानते। अब सुनिएगा, ओबीसी एससी एसटी महिला दिव्यांग उम्मीदवार को छूट मिलेगा वही 5 साल, लेकिन यहाँ भी क्या लिखा है, गुजरात सिविल सेवा वर्गीकरण और निम्नूक नियम 1967 में जो लिखा हुआ है उस आधार पर छूट छाट मिलेगा। आपको 3 जिला ही पसंदगी का छूट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप जब पसंदगी करेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपकी, और अगर उसमें नहीं मिला तब तो फिर जो सरकार का मर्जी होगा लिस्ट में आने पे, और वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगा। अब कोई राजनेता किसी भी पार्टी का बच्चों को भरमा करके गांधीनगर में
होबालो नहीं कर पाएगा कि वेटिंग लाओ, वेटिंग क्लियर करो। पहले से बता देते हैं वेटिंग नहीं होगा, सरकार ने कह दिया परीक्षा देना है तो दीजिए। अब आइए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में जो फर्स्ट स्टेज है क्या क्या होगा। पहली बात सुनिएगा दोस्तों, मैं आज समझा रहा हूं। रीजनिंग 40 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी 40 मार्क का 40 क्वेश्चन होंगे वहां। समझिएगा जरा, 40 क्वेश्चन होना ही है, गणित नहीं है। सारे लोग यहां पर गणित लिखे हैं दोस्तों, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ दोनों दो चीज है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बड़े से मैथ का एक भाग है, यह संख्यात्मक अभियोगिता है। और मैं गाइड कर रहा हूं गुजरात के लड़कों को कि आर.एस. अग्रवाल की वो किताब देखिएगा जिसका हेडिंग होगा संख्यात्मक अभियोगिता, और उसमें जितने चैप्टर्स हैं वही क्वेश्चन आएंगे, उतने ही चैप्टर से आएंगे। न्यूमेरिकल खेलना है, क्वांटिटी देख रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी से खेलना है, तो ये अलजेब्रा नहीं आएगा क्योंकि वो ABC है। तो इसलिए दोस्तों आप देख लीजिए, सबने लिख दिया गणित गणित। भाई नहीं है गणित, गणित का एक भाग है। सरकार जानता है कि आर्ट्स का बच्चा भी एग्जाम देगा, उसको कैसे गणित में फंसा देगा पूरी तरह। तो मैं सलाह दूंगा कि एक बार आर.एस. अग्रवाल का संख्यात्मक अभियोगिता हेडिंग पर जो किताब हो उसको एक बार देख लीजिएगा। 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क का, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन 15 मार्क का, गुजराती 15 क्वेश्चन 15 मार्क का। दोस्तों अब यहीं पर खेला शुरू होता है। अब इसमें खेला ये शुरू होता है कि सरकार कह रहा है कि 100 में से 40 मार्क मिनिमम आना चाहिए, लेकिन मैं तो 7 गुना रिजल्ट दूंगा, ये 50 भी हो सकता है। अब इस परीक्षा में क्लास 3 के लड़कों के सामने डायरेक्ट फाइट देने वाला एक बड़ा वर्ग तैयार बैठा है जो जीपीएससी का तैयारी कर रहा था अभी तक। उनमें से जितने भी लड़के जीपीएससी में रीजनिंग और मैथ के आधार को करके आते थे, या अगर वह लड़का अब अभी प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके इस एग्जाम के जब फॉर्म आएगा, रीजनिंग और अगर गणित को वो मजबूत कर लिया, तो वह लड़का मेंस में अंग्रेजी ग्रामर भी पढ़ता है और गुजराती ग्रामर भी पढ़ता है। तो यहाँ क्लास 3 के लड़कों का एक फाइट जीपीएससी के वैसे लड़कों से हो रहा है जो मान कर चलिएगा कि संख्या में 15 से 20 हजार है। उससे नीचे वाले के साथ नहीं है, क्योंकि वो फिर बहुत लो मार्क वाला लड़का है। ये जो 20,000 लड़का है, इसका स्ट्रेटेजी यही होगा, इस 20,000 में से जो 4,000 लड़का मेंस लिखा है, बार बार लिख रहा है, उनमें से 2-3 हजार ऐसे भी होंगे जिनका इस बार नहीं हुआ लेकिन पिछली बार हुआ था। तो बाजार में 7 से 8 हजार लड़के ऐसे घूम रहे हैं जो जीपीएससी का मेंस 1-2 का दे के बैठे हैं, और कम से कम 12,000 लड़के ऐसे हैं जो पीआई, एसटीआई, डीवाईएसओ सबको मिला लें तो 12,000 का एक बड़ा ग्रुप जो बेरोजगार होकर के अभी घूम रहा है बेचारा। अब उसकी स्ट्रेटेजी बस यही होगी कि अपन रीजनिंग में 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, खाली देखते जाइएगा, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तैयारी ऐसा करो कि 25 सही हो जाए, 15 गलत हो जाए। 25 को किसी तरह मैनेज करो।
क्योंकि रीजनिंग आसान होता है। 25 के गलत होते ही 20 गुण तो उसके पास रीजनिंग में आ ही गया। 15 क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 है, यहाँ तो 1/3 है भी नहीं, तो 0.25 अगर गिने, 4 से भाग लगाएं तो 4 क्वेश्चन लगभग माइनस होता है। मोटा मोटी 21 मार्क जो है इसको आएगा, 20 पॉइंट समथिंग। मैथ थोड़ा टफ पड़ेगा जो नहीं मतलब किया है, क्योंकि इसमें रिजल्ट 21,000 आना है, ये भी ध्यान रखिएगा, 15,000 आना है। तो जो लड़का इस 30 में मान लेते हैं 17-18 जाते जाते नहीं कर पाया बेचारा, 15 ही कर पाया यहाँ, जीपीएससी वाला वो लड़का। तो अब जो 15 है अगर भाग लगाएं तो उसमें अगर 4 माइनस कर देते हैं तो ये 32 मार्क जो है 70 में किसी तरह आराम से मैनेज कर सकता है, थोड़े प्रैक्टिस के द्वारा। अब ये लड़का गुजराती ग्रामर कम से कम 3 बार मेंस में ऑब्जेक्टिव टिक मारा है। मेंस में पत्र लेखन भी है और ग्रामर भी है। तो अब ये 15 क्वेश्चन में मान लीजिए ये जीपीएससी वाला लड़का 12 सही करता है या 11 और 4 गलत करता है, तो अगला 10 उसका हो गया, यानी वो 42 मार्क ले आया, यानी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को तो पा लिया। और अब इंग्लिश बचता है, वही अंग्रेजी में उसके मेंस में भी है, प्लस माइनस करके वो 52। यानी कि ये जो लड़का है जीपीएससी का तैयारी करने वाला, यदि जरा सा प्लानिंग के साथ पढ़ेगा तो वो 50 से लेके 60 के बीच आराम से आएगा। और यही हालत, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो गया, 3000 रिजल्ट जब अभी मान लीजिए तलाटी का पेपर हुआ तो 3000 ही रिजल्ट आएगा ना, तब भी लोग कह रहे हैं कि 100 में 60 के आसपास में सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तो 20,000 रिजल्ट आएगा। तो 50 तक करके इस जीपीएससी वाले लड़के का एक ही गोल होगा कि किसी तरह हम जो है अब मेंस में प्रवेश कर जाएं। देख लीजिए, हेतुलक्षी प्रश्न है, 1 मार्क का है, नेगेटिव गुण 0.25। अब जैसे ही मेंस में वो पहुंचा, गेंद उसके पाले में चला गया। क्लास 3 वाला लड़का भी पास करके पहुंचा। मैं एक डेटा आपको बता रहा हूं कि अगर 21,000 रिजल्ट आएगा मान लीजिए, या 18,000 रिजल्ट आएगा, तो मेरा मानना है कि 10 और 8 या नहीं तो 12 और 6, यानी 6,000 जीपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का स्ट्रेटजी के साथ जाएगा मेंस में, 12,000 क्लास 3 वाला ही जाएगा, ये भी हम बोल रहे हैं। लेकिन अब वहाँ जाने के बाद मामला, सीट है अगर 3,000 या 2,000, तो ये 6,000 के 6,000 लोग पहले से 2 बार मेंस लिखे हुए हैं, वो पहले से 1 बार मेंस लिखे हुए हैं, और ये बिल्कुल अनुभव के बिना इसके साथ फाइट करने जाएगा। ये स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा क्लास 3 के लड़कों को, तभी जा कर के जो है वो फाइनली सिलेक्शन पा सकेगा। अब आइए, अब देखिए 350 मार्क का गुजराती भाषा कौशल, मैं इस पर डिटेल्स आऊँगा, अपने फैकल्टी को कहूँगा कि वो आके आपके सामने बढ़िया से प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि विश्वास हमेशा गुणवत्ता पे भरोसा करता है। कोई चीला चाली आदमी को न मैं कभी नहीं लाता हूँ। ये नहीं कि हम 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू दे दिए हैं तो आप बहुत ज्ञानी हो गए, बिल्कुल नहीं। बैकग्राउंड होना चाहिए। आप जीपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं तो आप बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, जानकारी में बिल्कुल नहीं। हाँ, पोस्ट में आप बहुत बड़े आदमी हैं, नॉलेज में आप बड़े आदमी नहीं हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वो फैकल्टी बताएगा। अंग्रेजी वाले में भी वो फैकल्टी स्ट्रेटेजी बताएगा। अब देखिए सामान्य अभ्यास क्लास 3 के लड़कों के लिए, अब ये उन 6,000 के साथ जो फाइट करेगा, ये तीनों में देख लीजिए। मान लेते हैं वो 6,000 लड़का जो जीपीएससी में दिया था एग्ज़ाम, उसका वहाँ इसलिए नहीं हुआ कि उसको बहुत ख़राब नंबर आ गया था। मान लीजिए उसको 50 गो नंबर आया था,
उसको यहाँ 40 गो नंबर आया था। उसको 150 में मान लेते हैं, जीपीएससी के हिसाब से 85 ही नंबर आया था। तो 140 के लायक तो वो पहले से है। और क्लास 3 का क्वेश्चन कुछ तो इजी होगा। आप एसटीआई का क्वेश्चन देखिए और डीवाईएसओ का और क्लास 1-2 का, वहीं पे दोनों में गैप दिखता है। तो यहाँ कुछ तो आसान होगा। तो आपको लड़ना उन लड़कों के साथ है जो 350 में 140 नंबर पे पहले से खड़ा है इस परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर आप भी अनुभवी हो जाएंगे। और आप अभी 0 पे खड़े हैं अगर आप ओनली क्लास 3 में घूम रहे थे तो। अब गुजराती भाषा का लेवल धोरण 12, ये कहने का होता है सारा चीज़ करंट अफेयर्स होगा। अंग्रेजी भाषा का लेवल धोरण 12 और ये विवरणात्मक प्रश्न रहेगा। अब देख लीजिए सामान्य अभ्यास में क्या क्या पढ़ना होगा। सिलेबस को हमने डीप देखा। भारत का इतिहास, गुजरात का इतिहास, विवरणात्मक आंसर लिखना है। हो सकता है कि आप में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी हो, अभी क्लियर नहीं किया है, या हो सकता है 200 क्या कहते हैं शब्दों में क्वेश्चन आपको दे दे। अब देखिए सांस्कृतिक वारसों, भूगोल, विज्ञान टेक्नोलॉजी। सांस्कृतिक वारसों में भारत और गुजरात, फिर भारतीय राज्य व्यवस्था ने बंधारण, लोक प्रशासन, करंट अफेयर्स, नीति शास्त्र नहीं है दोस्तों, लोक सेवा में नीति शास्त्र, और भारतीय अर्थव्यवस्था। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार कभी भी इस परीक्षा में ज़्यादा वैकेंसी निकालेगा ही नहीं। आप जरा सोच कर देखिए कि अगर खाली 1500 रिजल्ट निकाल दे तो 10,000 लोगों का मैनुअल कॉपी चेक करना पड़ जाएगा, पस्त हो जाएगा सरकार। ये यूपीएससी नहीं है ना कि संसाधन बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब अब आज से ये समझ लेना है कि अगर आप ग्रुप ए में जा रहे हैं तैयारी करने तो आपके लिए कितना टफ है कि यहाँ पर सीट जो है 1000 भी अगर सरकार निकालती है तो उनको 7000 कॉपी चेक करना पड़ेगा। एक ही शर्त पर कम हो सकता है कि 40% से कम नंबर जो है 4000 के बाद वाले लड़के को आ जाए, वो केस एक अलग है। और ग्रुप बी जो है वहाँ पे स्टेज 2 भी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वहाँ 3000 भी सीट होगा तो 21000 ऑब्जेक्टिव कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं अभी से आगाह कर रहा हूँ कि आप क्लास 3 वाले ये तैयारी रखिएगा कि ग्रुप ए में सीट 1000 आ जाए, ये अंतिम होगा। ग्रुप बी में 2500 होगा। सरकार क्या करेगा, उसको प्रमोट कर देगा 10 साल बाद, क्या दिक्कत है। अब आइए, सामान्य ज्ञान हो गया। अब ग्रुप बी में क्या क्या है जरा बढ़िया समझिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव है, 2 घंटे में करना है। देखिए कहता है अंग्रेजी 20 क्वेश्चन, गुजराती 20 क्वेश्चन और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, यानी 80 मार्क वही है जो आप प्रीलिम्स में तैयारी किए। लेकिन 350 में से 270 मार्क्स वो है जो आपको नए ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे। मैं आज बता रहा हूँ कि मैं एकदम खुल के कह रहा हूँ कि एक भी क्लास वाला जो है वो केवल स्टेटमेंट लिख सकता है क्वेश्चन में, लेकिन वो भाव नहीं उत्पन्न कर सकता है कि ये क्यों पूछेगा। वो कॉपी मार लेगा, वो अलग बात है। लेकिन ये इसका लेवल क्या होगा। मुझसे एक बार क्लास में एक लड़का बोला कि तलाटी का पेपर आईएएस के जैसा हो गया। हम कहे कि पगला उगला गए हो क्या जी। आईएएस में वो केवल 1-2 कर देने से वो सवाल आईएएस जैसा नहीं हो जाता है। तलाटी में पूछता है कि औरंगजेब ने नवरोज प्रथा को स्टेटमेंट दिया, ख़त्म कर दिया था, सही है कि नहीं।
और औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था कि नहीं, दोनों फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट नहीं है। और आईएएस में पूछता है जागीरदारी और जमींदारी प्रथा में निम्न में से कथनों पे विचार करें, और दोनों का स्टेटमेंट आएगा और तब कहता है सोच के बताइए कौन सा कथन सही है। केवल स्टेटमेंट लगा देने से थोड़े आईएएस का सवाल हो जाता है। फैक्ट्स जो आप वन लाइनर पढ़ रहे थे वो स्टेटमेंट में होगा, बस इतना ही है। कौन कहता है जीपीएससी का सवाल आईएएस के लेवल का है? फैक्ट्स डाल देने से थोड़े आईएएस के लेवल का हो जाता है। आईएएस के सवाल कंसेप्चुअल होते हैं। तो अब ये जो 270 मार्क का है ग्रुप बी वालों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज व्यवस्था, जाहिर बहिवट, ये तो ठीक है। आरटीआई पूरा एक्ट पढ़ना है। लोक सेवा कायदा, पब्लिक सर्विस एक्ट पढ़ना है, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पढ़ना है। 30 क्वेश्चन होगा। फिर इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक वारसों मिला के 30 होगा, यानी 10-10 मोटा मोटी मानिए। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 है तो 6-6 क्वेश्चन बनता है। ये दोनों से ज़्यादा बनेगा, इन तीनों से कम बनेगा। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 30 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन तीनों से। करंट अफेयर्स पहला, करंट अफेयर्स रीजनिंग साथे जरा उसको एनालाइज करिए, यानी वहाँ लॉजिकल करंट अफेयर्स आएगा, वो होगा 30, और ओनली रीजनिंग 40, कुल गुण 350। दोस्तों ये जो है आज आपका एनालिसिस है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको फाइट किस प्रकार के लड़कों से करना है वो हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आप ग्रुप ए की तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लिखने में कहीं भी एक लाइन जो है शंका नहीं हो रहा है कि आज का बेस्ट कोचिंग कौन सा है। अगर आप गुजरात में क्लास 3 का अब नए पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं तो आज का बेस्ट कोचिंग विश्वास एजुकेशन है। अगर आप आज समझ पाए तो ठीक, जैसे भगवान बुद्ध को शुरुआती दिनों में उपक समझ जाता तो ठीक, नहीं समझा तो बाद में उसको रोना पड़ा। क्योंकि इस विश्वास एजुकेशन में सबसे अनुभवी आदमी जो 23 साल से इस फील्ड में है, रजनीश सिंह तोमर, वो जुड़ा हुआ है। जब तक रजनीश सिंह तोमर विश्वास के साथ है, इसकी गुणवत्ता को कोई गुजरात में चैलेंज नहीं कर पाएगा। और दोस्तों मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा अनुभव किन्हीं के पास नहीं होगा यहाँ का, चाहे वो कितना भी कर लें। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वो टेट टाट कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि टेट टाट में जो है मेंस हो गया। अरे भाई बिहार में जाके देखो, हो चुका है। जो यहाँ होगा वो हो चुका है। तो मुझे अनुभव ज़्यादा है। मैं हमेशा जिस समय डमी कांड हुआ था, मैं उसी समय कहा था कि अगर मुझे किसी टीवी पर बोलने का मौका दिया जाए तो मैं ज़्यादा बेटर बता पाऊंगा गुजरात के प्रजा को कि डमी कांड क्या होता है। लेकिन अब कोई बात नहीं है, मान लीजिए हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। हाँ, तोड़ कांड का हमको अनुभव नहीं है। वो अब एक पार्टी है जिसके मेंबर लोग किया करते हैं, वो उनके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं। अगर आप बेहतरीन क्लास में जुड़ना चाहते हैं और इसी परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो एक तरह से ये लिखित गारंटी है ये नंबर, कि इस नंबर पर फ़ोन लगाइए और रजिस्ट्रेशन करिए। ये लिखित गारंटी है, कोई बड़ी बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, नो बकवास। 9427253077 इस पर जो है फ़ोन घुमाइए। और 28 मई से हम लोग इस नए सिलेबस पर डेमो शुरू करने जा रहे हैं। आइए और देखिए कि नए पैटर्न पर रजनीश सिंह तोमर ने इस 7 दिनों में क्या नया तैयारी किया है। और मैं तो तैयार बैठा हूं कि पीएसआई में भी एक बार कर ही दे ऐसा, तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।